नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट अपनी छवि को लेकर खासा चिंतित दिखाई पड़ता है। हालत यह है कि जब सीबीएसई की एक किताब में सुप्रीम कोर्ट की दो सीमाओं का उल्लेख किया गया, कहा कि वहां कुछ भ्रष्टाचार भी अदालतों की, माफ करेंगे, न्यायपालिका की दो सीमाओं का उल्लेख किया गया, कहा कि वहां भ्रष्टाचार है और मामले बहुत लंबित रहते हैं। ये दोनों बिल्कुल खुले सच हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पे इस तरह आग बबूला हुआ कि पहले तो उसने इन सबके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया जिन्होंने एक किताब तैयार कराई थी। हालांकि बाद में उसने अपना रुख बदला और कहा कि सीबीएसई इस मामले को देखे। लेकिन ये जो अपनी छवि के निर्माण का मामला है, फिर बाद में पिछले दिनों जब एक जमानत अर्जी पे सुनवाई करते हुए उसने माना कि उसकी एक ही बेंच ने जमानत को लेकर सही निर्णय नहीं दिया है। मामला शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत का था। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो पिछली बेंच ने, दो सदस्यों की बेंच ने, दो जजों की जो फैसला सुनाया, वो न्याय की कसौटियों के अनुरूप जो सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई है, वो उन पे खरा नहीं उतरता है, उनके अनुरूप नहीं है। अब इनकी जमानत पे चला सवाल, बड़ी बेंच को भेज देने की बात की गई है। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपनी छवि, जमानत और इन सब को लेकर इतना सजग दिखाई पड़ता है, अपने फैसलों पे सवाल करता है, मामला बड़ी बेंच को भेजता है। दूसरी तरफ राम रहीम बिल्कुल अदालत का मखौल बना के जब मन चाहे तब जेल से बाहर आता रहता है। पिछले दिनों ये खबर आई कि 16वीं बार 2017 से अब तक, जब से वो जेल में बंद है, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख, जिसपे दो साध्वियों के साथ रेप का मामला साबित हो चुका है, एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला साबित हो चुका है, कुछ और मामले चल रहे हैं, उसको अब तक 16 बार पैरोल दी जा चुकी है। और अब लोग मजाक कर रहे हैं कि उसको लोग चाबी क्यों नहीं दे देते हैं जेल की, कि जब वो चाहे खोल के आ जाए। क्या अदालत का ध्यान इस बात पे नहीं है? यानी अभी जो पैरोल मिली है, वो उसको शायद 30 दिन की पैरोल मिली है। इसके पहले जनवरी में ही 40 दिन की पैरोल मिली थी। इसके पहले 2025 में भी 40 दिन की पैरोल मिली। जनवरी 2025 में 30 दिन की और अप्रैल में 21 दिन की फरलो मिली। अब ये फरलो और पैरोल का अलग अलग चक्कर क्या है? कहते हैं कि पैरोल किसी आकस्मिक दुर्घटना में, किसी जरूरत में दिया जाता है, जबकि फरलो अपराधी को समाज से जुड़ने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है। दोनों तरह के कानूनी नुक्तों का इस्तेमाल कर राम रहीम को ये छूट दी जा रही है, जबकि उस पर बहुत गंभीर इल्जाम है। क्या न्यायपालिका को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, या वो जानबूझ के दखल नहीं दे रही है? क्या ये सिर्फ जेल का फैसला है? क्या ये सिर्फ प्रशासन का फैसला है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी चुनाव पास आते हैं, अभी पंजाब के चुनाव पास हैं, तब अचानक उसको जमानत मिलनी शुरू हो जाती है, पैरोल मिलनी शुरू हो जाती है, उसको फरलो मिलनी शुरू हो जाती है। आप देखें तो सीधे सीधे बीजेपी को कहा जाता है, माना जाता है कि इस शख्स का की रिहाई का, इसके समर्थन का फायदा मिलता रहा है। और बीजेपी जो अपने आप को बड़ी साफ सुथरी पार्टी कहती है, जो महिलाओं की रक्षा के लिए बड़ी तत्पर अपने आप को बताती है, लेकिन जब चाहे वो खिलाड़ियों का मामला हो, पहलवान खिलाड़ियों का, जिनको जंतर मंतर पे घसीटा जाता है, और ब्रजभूषण शरण सिंह का बाल बांका तक नहीं होता, महिला खिलाड़ियों का पूरा करियर दांव पे लग जाता है, उनको तरह तरह से रोकने की कोशिश होती है, तो वहां बीजेपी हमेशा चूक जाती है। राम रहीम के मामले में भी माना जाता है कि चूंकि बीजेपी को फायदा पहुंचता है
और इस पे बाकायदा रिपोर्ट्स हैं। मैं सत्य हिंदी की एक रिपोर्ट देख रहा था 2025 में, जब इसको फिर से एक बार पेरोल मिली थी, तब हमारे मित्र पंकज श्रीवास्तव ने रिपोर्ट लिखी थी और उन्होंने बाकायदा रिसर्च करके बताया कि हरियाणा के 6 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल में, इन 6 जिलों में डेरे के लाखों अनुयायी हैं। 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव है और 2014 के बाद बीजेपी से उनके रिश्ते मजबूत हुए हैं। और उस साल राम रहीम ने अपने अनुयायियों को कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को वोट दें। तब 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की सारी बीजेपी ने जीती थी और 40 विधानसभा सीटें भी जीती थी। मनोहर लाल खट्टर ने, जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जाकर डेरे में जाकर डेरा सच्चा सौदा जाकर राम रहीम का धन्यवाद ज्ञापन किया था। 2015 में दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में भी डेरे ने बीजेपी का समर्थन किया। 2024 में भी विधानसभा चुनाव से पहले डेरे ने अनुयायियों को कहा कि वो बीजेपी के लिए वोट दिलाएं। तो सीधे सीधे ये दिखाई पड़ता है कि राम रहीम जैसे गंभीर अपराधी की बार बार होती रिहाई के पीछे बीजेपी सरकार है। ऐसा नहीं कि साधु संतों से उसकी तो हमेशा से पटती रही है, लेकिन अपराधी साधु संतों को संरक्षण देने का, बचाने का, उनके साथ नाच गाने का रिकॉर्ड भी उसका पुराना है। मुझे आसाराम बापू का ख्याल आ रहा है, जिनकी गिरफ्तारी में उन पे भी बहुत संगीन आरोप थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी में राजस्थान और गुजरात में लगातार जानबूझ के देरी की गई। दोनों जगह बीजेपी सरकारें थी, बहुत मुश्किल से उनको पकड़ा जा सका। और आप चाहें तो याद कर सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं बीजेपी नेताओं से आसाराम बापू की कैसी करीबी थी। दूसरी पार्टी के नेताओं से भी करीबी रही होगी। और तो और एक वीडियो जो बड़ा चर्चित है, वो सीधे सीधे जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी आसाराम के साथ नाचते दिखाई पड़ रहे हैं। खैर, मैं विषयांतर नहीं करूंगा। विषय मेरे लिए ज्यादा संगीन है न्यायपालिका के प्रति आस्था का। वो आस्था बार बार चोटिल होती है। न्यायपालिका से आने वाले संदिग्ध फैसलों से, कई गंभीर मामलों में न्यायपालिका की आवाज कुछ और होती है, उसका निर्देश कुछ और होता है। राम रहीम को लगातार पैरोल मिलती जाती है, इसको संज्ञान क्यों नहीं ले सकती है अदालत? सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलों में संज्ञान ले सकता है, इस पर क्यों नहीं लेता है? वो तमाम मामलों में दलीलें देता रहता है कि ना, अदालत जो है वही आखिरी जगह जहां न्याय मिलता है। लेकिन न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये वो जगह है जहां आकर वो अपने लिए न्याय की गारंटी मांग सकते हैं। दुर्भाग्य से इन दिनों सुप्रीम कोर्ट, क्या कहें, कचहरियों में तो जाना ही लोगों को लगता है कि किसी पिछले जन्म का पाप है। लगता है कि उनकी जमीन बिक जाएगी, उनका प्लॉट बिक जाएगा। न्याय लगातार महंगा होता जा रहा है। न्याय लगातार मजबूत वकीलों और बड़े पैसे वाले मुजरिमों का, बड़े प्रभाव वाले मुजरिमों के हाथ का खिलौना होता जा रहा है। इन सब के बीच कम से कम सबको बराबरी का भरोसा तो दिलाए न्यायपालिका, लगे कि सब लोग उसकी आंख में बराबर हैं। जिस तरह का पूरा मामला चल रहा है इन दिनों, ये बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और उसके साथ हम न्यायपालिका की जो अवहेलना, जो अवमानना होती देख रहे हैं। ये लगातार बुलडोजर जस्टिस की जो बात कही जा रही है, ये लगातार जो एनकाउंटर कल्चर की बात कही जा रही है, जिसको लेकर पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें ज्यादातर जो लोग मारे जा रहे हैं वो उनकी राजनीतिक शब्दावली में पीडीए हैं, यानी दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। इनकी बात वो कर रहे थे कि ज्यादातर जो मुठभेड़ों में मारे गए हैं, घायल हुए हैं, वो ये लोग हैं। क्या न्यायपालिका ऐसी बुलडोजर कार्रवाइयों पे,
ऐसे मुठभेड़ों पे सवाल नहीं खड़ी कर सकती है, इनकी जांच के आदेश नहीं दे सकती है। असल में जो पूरा तंत्र है हमारे न्याय का, मामले को दर्ज करने से लेके उसकी जांच करने तक और अदालतों में उसकी सुनवाई तक, सब इतनी इतने भ्रष्टाचार, इतनी पेचीदगियों और पैसे के इतने खेल से भरा पड़ा है कि आम आदमी न्याय की उम्मीद छोड़ बैठा है। ऐसे में कोई राम रहीम मुस्कुराता हुआ दो दो हत्याओं के आरोप और दो रेप की सजा काटने के बावजूद बड़े मजे में निकलता है और अपने आश्रम में जाके विश्राम करता है, तो लगता है कि न्याय थक गया है, न्याय में हमारी आस्था कम हो रही है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट यहां भी कोई संज्ञान लेगी? शुक्रिया।